केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता को और मजबूत करने के लिए अब 800 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रही है। अभी सेना के पास जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, उनकी मारक क्षमता लगभग 450 किलोमीटर तक है, लेकिन नई मिसाइल के शामिल होने से ये दायरा काफ़ी बढ़ जाएगा। ये फैसला बदलते वैश्विक हालात और आधुनिक युद्ध की ज़रूरतों को देखते हुए लिया जा रहा है, जहां लंबी दूरी से सटीक हमले की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस बड़े सौदे को मंजूरी दे सकता है। खास बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पहले ही अपनी ताकत साबित कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था, जिसमें दुश्मन के एयरबेस और महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया था। नई 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस के आने से भारतीय सेना की स्ट्राइक क्षमता और बढ़ेगी और दुश्मन के अधिक अंदर तक सटीक हमला करना संभव हो सकेगा, जिससे देश की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। नरेंद्र मोदी आज यानी 27 मार्च को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे, जिसमें ईरान समेत पश्चिम एशिया में चल रही जंग के असर पर चर्चा होगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इसमें राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। संसद में पहले ही प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी थी कि आने वाला समय कोरोना जैसी बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है, इसलिए केंद्र और राज्यों को मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करना होगा। इस बैठक में खास तौर पर तेल और गैस की आपूर्ति, सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा और विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा, क्योंकि युद्ध के कारण इन क्षेत्रों पर बड़ा असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर सरकार इस वैश्विक संकट के बीच देश पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को कम करने और राज्यों के साथ समन्वय मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रही बस पलट गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये हादसा उमराना नाला क्षेत्र के पास हुआ, जब बस की एक पिकअप ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर लोग सीएम के कार्यक्रम से लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दुर्घटना में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें एक महिला और एक बच्चे का हाथ कटकर अलग हो गया। वहीं कई यात्रियों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और घायलों के मुफ्त इलाज के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि असम में उनकी सरकार ने दुश्मनों की ताकत खत्म कर दी है और राज्य में शांति और स्थिरता स्थापित की है। ये बयान आगामी चुनावी माहौल के बीच दिया गया है, जहां राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के लिए अपने संभावित चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, डीए और 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा कर सकती है। माना जा रहा है कि ये वादे राज्य में कर्मचारियों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं, जिससे चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सके। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के तहत जारी पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर नाम कटने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सूची में करीब 13 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई। सबसे चौंकाने वाला मामला उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट उत्तर विधानसभा क्षेत्र से सामने आया, जहां एक ही बूथ के सभी 340 वोटरों के नाम एक साथ सूची से गायब हो गए। यहां तक कि उस बूथ के बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारी का नाम भी सूची में नहीं मिला। इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और तकनीकी खामियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले भी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लाखों नाम हटाने और ऑनलाइन ऑफलाइन सूची में अंतर जैसी समस्याएं सामने आ चुकी हैं, जिससे कई मतदाता अपने अधिकार को लेकर असमंजस में हैं। चुनाव आयोग की ओर से ऐसे मामलों में प्रभावित लोगों को अपील करने और अपने दस्तावेज दोबारा जमा करने का विकल्प दिया गया है, लेकिन अचानक इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने से मतदाताओं में चिंता और असंतोष बढ़ गया है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर संभावित हमले को फिलहाल टालते हुए 10 दिन की मोहलत दे दी है। उन्होंने कहा कि ये फैसला ईरान के अनुरोध पर किया गया है और अब हमले की नई डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और स्थिति को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी उन्होंने हमले की समय सीमा बढ़ाई थी, लेकिन ये दूसरी बार है जब कार्यवाही को टाला गया है। दरअसल अमेरिका ने पहले चेतावनी दी थी कि यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह नहीं खोलता तो उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जाएगा। हालांकि जारी कूटनीतिक बातचीत के चलते फिलहाल सैन्य कार्यवाही रोक दी गई है, जिससे क्षेत्र में तनाव कुछ समय के लिए कम होने की उम्मीद है। बांग्लादेश में एक दर्दनाक हादसे में यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई, जिससे कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों को बचा लिया गया। ये दुर्घटना तब हुई जब बस एक फेरी यानी बड़ी नाव पर चढ़ रही थी और अचानक नियंत्रण खो बैठी, जिसके बाद वो सीधे पद्मा नदी में जा गिरी। बस में लगभग 40 से 50 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हादसे के बाद बचाव दल ने तुरंत राहत अभियान चलाया, जिसमें कुछ यात्री तैरकर बाहर निकल आए और करीब 6 से 11 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि कुछ लोग बस के अंदर फंस गए थे। खराब मौसम और तेज धारा के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आईं, लेकिन बाद में बस को बाहर निकालकर शवों को बरामद किया गया। मेटे फ्रेडरिक्सन ने हाल ही में आम चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी 3 दलों वाली गठबंधन सरकार को चुनाव में बड़ा झटका लगा और संसद में बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से राजा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मेटे फ्रेडरिक्सन अपने सख्त और अलग अंदाज के लिए जानी जाती हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए उन्होंने सार्वजनिक जीवन में मेकअप छोड़ने का फैसला किया था, जिससे वे चर्चा में रही थीं। इसके अलावा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी खुली चुनौती दी थी, खासकर तब जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। हालांकि उनकी पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी रही, लेकिन स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण सरकार बनाना मुश्किल हो गया है और अब डेनमार्क में नई सरकार बनाने के लिए गठबंधन की बातचीत जारी है। हाल ही में अभिनेता अर्जुन रामपाल एक अवार्ड फंक्शन में अपने भाषण के अंत में भारत माता की जय बोलने के कारण विवादों में आ गए। इस पर लेखिका शोभा डे ने एक आर्टिकल लिखकर सवाल पूछे और इसे लेकर आलोचना की, जिसके बाद ये मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। हालांकि रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियाडिस ने इस लेख पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक और आउटरेजियस बताया और अभिनेता का समर्थन किया। इस पूरे मामले में जहां कुछ लोग रामपाल के समर्थन में नजर आए, वहीं कुछ ने लेखिका की बातों का समर्थन किया, जिससे बहस और तेज हो गई। हेमा मालिनी ने बताया कि वो अपने पति और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मिले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को खुद जाकर प्राप्त करेंगी। ये सम्मान दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 में धर्मेंद्र को मरणोपरांत दिया जा रहा है, जहां उनके सिनेमा में योगदान को विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है। हेमा मालिनी ने कहा कि इस समारोह में कई कलाकारों को सम्मान मिलेगा और धर्म जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसलिए वो स्वयं ये अवार्ड लेने मौजूद रहेंगी। वहीं इस कार्यक्रम में अनुभवी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न के परिवार को करीब 460 करोड़ रुपए मिलने की खबर सामने आई है, जो उनके 20 साल पुराने एक समझदारी भरे फैसले का परिणाम है। दरअसल जब उन्होंने 2008 में राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ते समय कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब उन्होंने हर सीजन के बदले 0.75% टीम में हिस्सेदारी लेने की शर्त रखी थी। उन्होंने 4 सीजन खेले, जिससे उनकी कुल हिस्सेदारी 3% हो गई। अब हाल ही में टीम लगभग $1.63 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए में बिक गई है, जिसके चलते उनकी ये हिस्सेदारी करीब 450-460 करोड़ रुपए की हो गई है, जो उनके परिवार को मिलने वाली है। इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में बॉन्ड की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने पहला खिताब भी जीता था, जिससे उनकी इस डील की अहमियत और भी बढ़ जाती है। एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट के पहले चरण में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 कांस्य पदक अपने नाम कर लिए। महिला रिकर्व और पुरुष कंपाउंड टीमों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि पुरुष रिकर्व और महिला कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष रिकर्व टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, वहीं महिला कंपाउंड टीम भी मजबूत प्रदर्शन के दम पर खिताबी मुकाबले में पहुंची। अब इन दोनों स्पर्धाओं के फाइनल में भारत का मुकाबला कजाकिस्तान से होगा, जहां भारतीय टीम के पास गोल्ड मेडल जीतने का शानदार मौका है।
भारत में मौसम शुष्क और गर्म बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ सहित उत्तर भारत में तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आंशिक धूप और हल्की हवाएं चल रही हैं। दक्षिण भारत में हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है, जबकि राजस्थान व दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है। पूर्वोत्तर में बादल छाए हैं। आज कुछ स्थानों पर बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में साफ आसमान रहेगा। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।